नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती या सुपर टेट एग्जाम को लेकर लगातार टॉपिक वाइज हम आपको हैंड रिटन नोट्स भी करा रहे हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन भी जो है वो प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो हमारा जो ये चैप्टर चल रहा था ना, मानव शरीर और स्वास्थ्य, इसका पार्ट नंबर 2 हैंड रिटन नोट्स में हमने अलग से देखा था। उसी पर बेस्ड हम यहाँ पर प्रश्नों की प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। और ये जो टोटल प्रश्न है वही लगभग 61-62 के आसपास है। लास्ट में क्वेश्चन आपसे भी पूछेंगे, सिलेबस में भी दिखा देते हैं। तो ये सारी चीज़ें करा चुके हैं। मानव शरीर स्वास्थ्य और स्वच्छता और पोषण, ये वाले टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चन हमारे चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम हमारे पार्ट 2 पर बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि इसी चैप्टर में पार्ट 1 पर बेस्ड क्वेश्चन ऑलरेडी हम करा चुके हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि परिसंचरण तंत्र, इसकी जो खोज है वो कौन से वैज्ञानिक के द्वारा जो है वो की गई थी। तो कौन सा सही होगा, लैंडस्टीनर, हार्वे या फिर हुक या फिर लुई पाश्चर। तो विलियम हार्वे का नाम देखने को मिलता है, बी वाला ऑप्शन सही होगा। परिसंचरण तो जो तंत्र है उसकी खोज विलियम हार्वे जो है इन्होंने की थी, इंग्लिश में हार्वे नाम रहता है। तो ये शरीर के विभिन्न भागों तक रक्त पहुंचाने तथा वापस लाने वाला यंत्र है, परिसंचरण तंत्र, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा था। दूसरा प्रश्न है कि एक वयस्क मनुष्य की अगर बात की जाए तो उसके शरीर में रक्त की कुल मात्रा लगभग कितनी होती है। लीटर में वैल्यू पूछी गई है, 2 से 3, 4 से 5, 5 से 6 या 7 से 8। तो एक वयस्क मनुष्य के शरीर में जो मात्रा होती है ब्लड की वो 5 से 6 लीटर की होती है। तो एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त की कुल मात्रा लगभग 5 से 6 लीटर होती है। रक्त आपका कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। ये भी पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न आपका है कि मानव रक्त का जो पीएच मान होता है, पीएच वैल्यू होती है, वो लगभग कितनी होती है। 6.4, 7.0, साथ में प्रकृति भी है, तो एक साथ दो चीजें कवर हो जाएंगी, 7.4 या 8.4। ये चीज मैंने आपको बताई थी कि अगर 7 से कम है तो ऐसे में वो प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, और उसके ऊपर जाएगा तो आपका क्षारीय हो जाएगा। अगर साथ में है तो फिर उदासीन हो जाएगा। तो रक्त का जो पीएच मान होता है वो 7.4 होता है, रक्त की पीएच वैल्यू 7.4। और इसका कारण रक्त की जो प्रकृति होती है वो कैसी होगी, क्षारीय प्रकृति का होगा, एल्कलाइन प्रकृति का जो है ये होता है। अगला है प्रश्न नंबर 4 कि खुला परिसंचरण तंत्र, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, ये किसमें पाया जाता है। आपको मैंने बताया था 2 प्रकार के होते हैं, खुला एक बंद। जो बंद वाला होता है वो जो आपकी वेन्स वगैरह होती है उनमें ब्लड बहता है, और जो खुला वाला होता है वो आप कह सकते हैं पूरे जीव जंतु जो कीड़े मकोड़े वगैरह, तो उनमें डायरेक्ट भरा रहता है। तो मनुष्य, पक्षी, मछली या कीट और झींगा, कौन सा सही होगा। बिल्कुल खुला परिसंचरण तंत्र कीट और झींगा इनमें देखने को मिलता है, और इनमें खुला परिसंचरण तंत्र होता है। इनमें जो रक्त वाहिकाएं होती हैं उनसे बाहर शरीर गुहा में जो ब्लड है वो बहता है। अगला है प्रश्न नंबर 5 की रक्त के कुल आयतन में जो प्लाज्मा का परसेंटेज होता है वो लगभग कितना होता है। 45, 55, 65 या फिर 75%, कौन सा इनमें से सही होगा। तो प्लाज्मा कितना होता है, तो प्लाज्मा आपका 55% होता है, बिल्कुल यही आपका सही होगा। और बाकी जो 45% होता है ये आपकी रक्त कणिकाएं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स होता है। इसी आधार पर ये दोनों चीजें डिवीजन होता है। अब क्वेश्चन इसी प्लाज्मा से और भी पूछा जाता है कि प्लाज्मा में अगर बात करते हैं तो पानी की परसेंटेज, पानी की मात्रा लगभग कितने परसेंट देखने को मिलती है। 50 से 60, 70 से 80, 90 से 92 या 98 से 99%, प्लाज्मा में पानी की मात्रा लगभग कितनी होती है। तो आंसर की बात करें, मैंने बताया था सबसे ज्यादा पानी होता है प्लाज्मा में, तो बिल्कुल 90 से 92% सही होगा। प्लाज्मा हल्का पीला तरल है जिसमें लगभग 90 से 92% पानी होता है। इसमें प्रोटीन, ग्लूकोज, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थ जो है वो घुले रहते हैं। अगला है प्रश्न नंबर 7 की लाल रक्त जो कणिकाएं हैं, आरबीसी है, इसका जीवन काल लगभग कितना होता है। 7 से 10, 20 से 30, 120 या 150 दिन। तो कितना होता है आरबीसी का जीवन काल, बिल्कुल 120 दिन का होता है। सी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। निर्माण कहाँ होता है, तो लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मैरो में जो है इनका निर्माण होता है। अगला प्रश्न नंबर 8 है कि मानव शरीर में लाल रक्त जो कणिकाएं हैं इनका कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। यकृत, प्लीहा, हृदय या फिर अस्थि मज्जा, कौन सा सही होगा। लाल रक्त कणिकाएं का कब्रिस्तान, तो कौन सा सही होगा। स्प्लीन, प्लीहा, आपको याद होगा मैंने बताया भी था कि कैसे होता है। तो पुरानी या क्षतिग्रस्त जो आरबीसी हैं इनको प्लीहा, स्प्लीन नष्ट कर देता है, इसी कारण इसे आरबीसी का कब्रिस्तान जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न नंबर 9 है कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो कौन से वर्णक, पिगमेंट, इसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो रक्त का लाल रंग, क्लोरोफिल तो नहीं होगा, मेलानिन, हीमोग्लोबिन या प्लाज्मा, तो बिल्कुल आपका हीमोग्लोबिन यहाँ पर सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं सही हो जाएगा। रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आरबीसी में पाया जाता है और ऑक्सीजन का परिवहन का काम करता है। 10 नंबर प्रश्न है कि कौन सा रक्त कणिका है जिसमें जो केंद्रक होता है वो नहीं होता है। आरबीसी में नहीं होता, डब्ल्यूबीसी में नहीं होता है, न्यूट्रोफिल में या फिर लिम्फोसाइट्स में, किस में आपका केंद्रक नहीं होता है, किस रक्त कणिका में।
आंसर की बात करते हैं तो आंसर लाल रक्त कणिका जो है सही होगा। आरबीसी लाल रक्त कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है और इसका जो आकार होता है वो द्विचपटीय गोल जो है वो होता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है कि मानव शरीर का जो सैनिक है, सोल्जर ऑफ द बॉडी, ये किस रक्त कणिका को कहा जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या फिर प्लाज्मा, कौन सा सही होगा? मानव शरीर का सैनिक किसे कहते हैं? तो आपका सही हो जाएगा डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, जिसको हम कहते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं डब्ल्यूबीसी, इसको शरीर का सैनिक कहा जाता है क्योंकि ये रोगजनक सूक्ष्म जीवों से शरीर की रक्षा करती हैं। अगला प्रश्न नंबर है 12 कि रक्त का थक्का, ब्लड क्लॉट जमाने में कौन सी रक्त कणिकाएं मुख्य भूमिका निभाती हैं? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत या प्लेटलेट्स या फिर लिम्फोसाइट? लाल रक्त कणिकाएं, श्वेत या प्लेटलेट्स, कौन सा सही होगा? तो जब ब्लड क्लॉट की बात आती है तो आपको मैंने बताया था कट लग जाता है, तो जो प्लेटलेट्स होती हैं, बिल्कुल आपका सी वाला ऑप्शन, बिम्बाणु भी कहते हैं प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, ये रक्त का थक्का बनाने में सहायता करती हैं जिससे चोट लगने पर रक्त स्राव रुक जाता है। इससे रिलेटेड मैंने एक रोग भी आपको बताया था। अगला है कि प्लेटलेट्स का जो जीवन काल है वो सामान्यतः कितने दिनों का होता है? 102 दिन, 7 से 10 दिन, 20 से 25 या 120 दिन? तो प्लेटलेट्स का यहाँ पर पूछा गया है, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी वाला, 7 से 10 दिन होता है प्लेटलेट्स का जीवन काल और इनका निर्माण भी लाल अस्थि मज्जा में ही होता है। अगला है प्रश्न नंबर 14 कि डेंगू बुखार के दौरान रक्त में किसकी संख्या तेजी से कम हो जाती है? कम पूछा गया है। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या हीमोग्लोबिन? मैंने आपको बताया था कि जब भी डेंगू की बात होती है तो आप एक चेकअप कराते हैं और कहते हैं कि हमारी प्लेटलेट्स गिर गई हैं, तो बिल्कुल आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स सही हो जाएगा। डेंगू बुखार में प्लेटलेट्स की संख्या बहुत कम हो जाती है, इससे रक्त स्राव का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। 15 नंबर है प्रश्न की रक्त का थक्का यानी क्लॉट जमाने में कौन सा विटामिन हेल्प करता है? ए, बी, सी या के? रक्त का थक्का को लेकर के कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी वाला, विटामिन के। विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में जो प्रक्रिया होती है ना उसके लिए आवश्यक होता है और ये प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण में मदद जो है वो करता है। अगला है प्रश्न नंबर 16 कि जो ABO रक्त समूह है, ब्लड ग्रुप है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? आपको मैंने बताया था कि ABO में ही आपका ABO और AB आता है और इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म के रूप में कहा जाता है। तो लैंडस्टीनर और विनर, कार्ल लैंडस्टीनर, विलियम हार्वी या रॉबर्ट ब्राउन, कौन सा सही होगा? तो ABO रक्त समूह की बात करेंगे तो कार्ल लैंडस्टीनर का नाम देखने को मिलता है। 1901 में कार्ल लैंडस्टीनर थे जिन्होंने ABO रक्त समूह की खोज की थी और इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी जो है वो मिला था। अगला प्रश्न 17 की RH फैक्टर, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? कार्ल लैंडस्टीनर और विनर, विलियम हार्वे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या रॉबर्ट हुक? RH फैक्टर की खोज किसके द्वारा की गई थी? RH फैक्टर की बात करते हैं तो नाम देखने को मिलता है कार्ल लैंडस्टीनर और विनर का भी, तो ये दोनों थे 1940, इन्होंने रिसर्च बंदर में RH फैक्टर की खोज जो है वो की थी। RH एंटीजन की उपस्थिति को RH प्लस कहा जाता है, आपको याद होगा, पॉजिटिव निगेटिव को लेकर के हमने बताया था। अगला प्रश्न नंबर 18 है कि सर्वदाता यानी यूनिवर्सल डोनर रक्त समूह इनमें से कौन सा है? O प्लस है, O माइनस है, AB प्लस है या AB माइनस है? सर्वदाता रक्त समूह इनमें से जो है वो कौन सा है? आंसर की बात करते हैं, सर्वदाता किसे कहते हैं? O निगेटिव को, डायरेक्ट निगेटिव वर्ड कई बार नहीं भी लिखा रहता है, डायरेक्ट O भी लिखा रहता है, तो सर्वदाता O को कहते हैं, O जो ब्लड ग्रुप है, और बाकी अगर डिटेल में याद रखेंगे तो O निगेटिव होगा। O निगेटिव को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, ये किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति को दिया जा सकता है। अगला प्रश्न नंबर 19 है कि सर्वग्राही रक्त समूह किसे माना जाता है? A प्लस, O प्लस, AB प्लस या B माइनस? इस तरीके से प्रश्न है, सर्वग्राही किसे कहा जाता है? सर्वदाता मतलब अपना ब्लड ग्रुप वाला, O वाला जो है किसी को भी दे सकता है और सर्वग्राही मतलब किसी का भी ब्लड ग्रुप ले सकता है। तो आंसर की बात करते हैं तो आपका AB प्लस यानी AB पॉजिटिव होगा। AB पॉजिटिव रक्त समूह सर्वग्राही है, किसी भी रक्त समूह वाले व्यक्ति से ये रक्त ग्रहण कर सकता है, ये आपका यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 20, आपको ये चीज मैंने बताई थी ना कि अगर आप गलत ब्लड ग्रुप चढ़ा देते हैं तो ऐसे में जो रक्त कणिकाएं हैं आपस में चिपक जाती हैं, तो उससे रोगी की मृत्यु तक हो सकती है। अगला, किस रक्त समूह के प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? A, B, O या AB? आपको याद होगा O से ही आपका 0 को जोड़ करके मैंने बताया था, तो प्लाज्मा में कोई भी एंटीबॉडी किस रक्त समूह में नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर आपका AB होगा। वो क्वेश्चन दूसरा था, रक्त समूह AB में A और B दोनों एंटीजन होते हैं लेकिन कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, किसमें? रक्त समूह AB में, इसी कारण ये सर्वग्राही है। और वहीं आपका किस रक्त समूह की RBC पर कोई भी एंटीजन नहीं होते हैं?
तब आपका आंसर यहाँ पर क्या होगा, ए बी या ओ या बी, तो आपका आंसर यहाँ पर ओ हो जाएगा, जिसको लेकर के ट्रिक हमने बताई थी कि ओ से ही आप जीरो वर्ड को याद रख सकते हैं। तो थोड़ा सा दोनों में अंतर को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या पूछा जाए, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है, और ऊपर वाले प्रश्न में पूछा जा रहा था कि कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाई जाती। तो एंटीबॉडी की जब बात होगी तो आपका ए बी सही होगा, और जब एंटीजन की बात होगी तब आपका ओ या वाला ये जो है वो सही होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, रक्त समूह ओ की सतह पर कोई भी एंटीजन नहीं होता है। इसमें प्लाज्मा में एंटी ए और एंटी बी दोनों एंटीबॉडी जो है वो होते हैं। अगला प्रश्न नंबर 22 है कि हृदय से रक्त को शरीर के विभिन्न अंगों तक ले जाने वाली जो रक्त वाहिकाएं होती हैं वो क्या कहलाती हैं? शिरा होती हैं, केशिका होती हैं, या धमनी होती हैं, लसिका वाहिनी? कौन सा सही होगा, वेन, कैपिलरी या आर्टरी? इंग्लिश टर्म को भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, कई बार इंग्लिश टर्म ज़्यादा आसान होते हैं। आंसर की बात करते हैं तो धमनी, आर्टरी सही होगा। हृदय से रक्त को बाहर ले जाने का जो काम करती है ना वो धमनियां करती हैं, आर्टरी करती हैं। धमनियों की जो दीवार होती है मोटी होती है और लचीली होती है, तो आंसर आपका यहाँ पर धमनी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23 है कि वो कौन सी एकमात्र धमनी, आर्टरी है जो अशुद्ध रक्त ले जाती है? आपको याद होगा अपवाद स्वरूप में नाम देखने को एक मिलता है, वो कौन सी है? महाधमनी है, फुफ्फुसी धमनी है, कोरोनरी धमनी है, या रीनल धमनी है? कौन सी एकमात्र धमनी है जो अशुद्ध जो रक्त है उसको ले जाती है? और ये अशुद्ध कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला युक्त वाला रक्त की बात हो रही है। आंसर क्या हो जाएगा, फुफ्फुसी धमनी सही हो जाएगा। तो हमारा पल्मोनरी आर्टरी, फुफ्फुसी धमनी हृदय दाएं निलय से अशुद्ध रक्त को फेफड़ों तक ले जाती है, बाकी सभी धमनियां शुद्ध रक्त ले जाती हैं, केवल ये अपवाद है, फुफ्फुसी धमनी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 24 है कि शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त को हृदय तक अगर वापस लाने की बात कही जाए तो वो कौन करता है? क्या ये कर रहा है कि विभिन्न अंगों से आप अशुद्ध रक्त जो है उसको हृदय तक वापस लाएं? तो धमनी, केशिका, शिरा या फिर नेफ्रॉन, कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका शिरा। जो अशुद्ध रक्त है उसको वापस हृदय तक लाने का काम सिराएं करती हैं। धमनी और सिरा में अंतर मैंने आपको बताया था। तो सिराओं की जो दीवारें होती हैं वो पतली होती हैं, धमनियों में आपने देखा था मोटी दीवारें। अगला नंबर 25 प्रश्न देखते हैं कि किस रक्त वाहिका में रक्त को उल्टी दिशा में बहने से रोकने के लिए वॉल्व देखने को मिलते हैं? चित्र भी दिखाया था मैंने आपको। तो धमनियों में होता है, सिरा में होता है, केशिका में या महाधमनी में? कौन सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो लाइक सभी लोग अवश्य करते रहिएगा, ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही है। तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं तो और लोग तक शेयर भी कर दीजिएगा ताकि बाकी लोग तक भी पहुंच सके। तो आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा आपका सिराएं। सिराओं में रक्तदाब कम होता है और इसलिए इनमें वॉल्व पाए जाते हैं, और धमनियों में जो वॉल्व होते हैं वो नहीं होते, केवल सिराओं में होते हैं, और सिराओं वाला आपका आंसर यहाँ पर सही होगा। वेन्स जो है इनमें वॉल्व जो है वो पाए जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 है कि गैसों जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पोषक तत्वों और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान वो कौन सी रक्त वाहिका में होता है? धमनियों में, केशिका में या फिर सिराओं में या महासिरा में? गैसों जिसमें ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये पोषक तत्व और अपशिष्ट पदार्थों का आदान प्रदान किस रक्त वाहिका में होता है? आंसर की बात करेंगे तो केशिका, कैपिलरी में होता है। केशिकाएं जो होती है ना सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिका होती है। आपको याद होगा मैंने एक संरचना दिखाई थी जहां पर धमनियां और जो सिरा हैं अगर रक्त वाहिका है तो वो सीधे जाकर के नहीं जुड़ रही हैं, उनके बीच में कैपिलरी जो है आपको ये देखने को मिलती, केशिका देखने को मिलती थी, और ये बहुत ही सूक्ष्म होती थी। चित्र आपको ध्यान होगा मैंने दिखाया था। तो जो केशिकाएं होती है इसमें सबसे सूक्ष्म रक्त वाहिकाएं होती हैं, एक कोशिका मोटी। तो यहाँ पर कोशिकाओं के साथ पदार्थों का आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है 27 कि मानव हृदय, इसका वजन एक वयस्क में लगभग कितना होता है? तो 100 से 150, 250 से 350, 500 से 600, 800 से 900, इस तरीके से ऑप्शन है। ग्राम में वैल्यू कौन सा सही होगा? तो मानव हृदय की जब बात करते हैं तो 250 से 350 ग्राम ये आपका सही होगा। एक वयस्क मनुष्य के हृदय का वजन लगभग 250 से 350 ग्राम होता है, और ये वक्ष गुहा में थोड़ा बाईं ओर जो है वो स्थित होता है। आंसर हो जाएगा 250 से 350 ग्राम। अगला प्रश्न आपका है 28 कि हृदय को बाहरी आघातों से बचाने वाली सबसे बाहरी सुरक्षा परत क्या कहलाती है? मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, पैराकार्डियम या फिर प्लूरा? हृदय को बाहरी आघातों से बचाने वाली सबसे बाहरी सुरक्षा परत क्या कहलाती है? आंसर की बात करते हैं तो पैराकार्डियम सही होगा। हृदय के चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को कहते हैं पैराकार्डियम या हृदय आवरण हिंदी में। तो नाम अधिकतर इंग्लिश वाला देखने को मिलता है। और जो मायोकार्डियम ऑप्शन में था वो हृदय की मध्य पेशी परत होती है। तो मायोकार्डियम मध्य परत है और बाह्य परत पेरिकार्डियम के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है 29 कि मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? ये क्वेश्चन आपको मैंने कराया भी था, याद होगा, 2, 3, 4 या 5। तो कौन सा सही हो जाएगा? बिल्कुल आपका 4 कक्षीय हृदय मानव हृदय में देखने को मिलता है। दाया अलिंद, दाया निलय, बायां अलिंद और बायां निलय, ये 4 आपको देखने को मिलते हैं।
30 नंबर प्रश्न है कि हृदय के किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है? दाएं अलिंद यानी राइट एट्रियम में, या दाएं निलय में यानी राइट वेंट्रिकल, बाएं अलिंद लेफ्ट एट्रियम, या फिर बायां निलय लेफ्ट वेंट्रिकल। तो किस कक्ष की दीवार सबसे मोटी होती है हृदय में? तो आपका बायां निलय जो है वो सही होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल। बायां निलय की दीवार सबसे मोटी होती है क्योंकि इसे पूरे शरीर में उच्च दाब के साथ रक्त पंप करना होता है, तो बायां निलय आपका सही होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच कौन सा वाल्व पाया जाता है? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? बाइक्विस्पिड वाल्व, ट्राई, या फिर मिट्रल, या सेमी ल्यूनर, कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी वाला सही होगा, ट्राइक्विस्पिड वाल्व। दाएं अलिंद और दाएं निलय के बीच आपका त्रिकपाटी वाल्व, इसी को हिंदी में कहते हैं, ये देखने को मिलता है। बाएं हिस्से में जो होता है वो बाइक्विस्पिड वाल्व यानी मिट्रल वाल्व जो है वो होता है। अगला क्वेश्चन नंबर है 32 कि मानव शरीर में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहा जाता है? क्योंकि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, क्योंकि हृदय के 2 भाग हैं, या क्योंकि रक्त 2 दिशाओं में बहता है, या फिर क्योंकि रक्त में 2 प्रकार के सेल होते हैं। तो मानव शरीर में रक्त परिसंचरण को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? क्योंकि आप कहेंगे क्योंकि रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है। एक पूर्ण चक्र में रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, फुफ्फुसी और दैहिक, इसी को कहते हैं हम दोहरा परिसंचरण तंत्र। अगला प्रश्न नंबर 33 है कि एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन की बात करते हैं तो सामान्यतः प्रति मिनट कितनी होती है? 50, 60, 72 या फिर 90, कौन सा सही होगा? तो एक स्वस्थ मनुष्य के हृदय की धड़कन 72 बार होती है, यानी 72 बार प्रति मिनट धड़कता है। शारीरिक श्रम के समय ये गति आपकी ऑटोमेटिक बढ़ भी जाती है। 34 प्रश्न है कि आपका हृदय की धड़कन के दौरान सुनाई देने वाली प्रथम ध्वनि लब, और ये किस कारण उत्पन्न होती है? आपको मैंने बताया था ना, लब डब की ध्वनि होती है, तो ये सेमी ल्यूनर वाल्व के खुलने से आती है, या फिर बाइक्विस्पिड और ट्राइक्विस्पिड वाल्व के बंद होने से, सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने से, या रक्त के हृदय में भरने से। कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी बाइक्विस्पिड और ट्राइक्विस्पिड वाल्व के बंद होने से लब ध्वनि निलय के संकुचन के समय जो है वो आपका बाइक्विस्पिड और ट्राइक्विस्पिड वाल्व के बंद होने से उत्पन्न होती है, और जो डब ध्वनि है वो सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने से होती है। तो ये दोनों आपको पता होना चाहिए, लब और डब वाली। अगला प्रश्न नंबर 35 है कि हृदय का प्राकृतिक पेसमेकर ये किसे कहा जाता है? एवी नोड को, एसए नोड को, या फिर पुरकिंजे फाइबर, या फिर बंडल ऑफ हिस, कौन सा सही होगा? तो आपको मैंने बताया था नोड, और वो कौन सा नोड है? तो एसए नोड होता है, जिसे हम सीनो एट्रियल नोड कहते हैं। एसए नोड दाएं अलिंद की ऊपरी दीवार में होता है, स्थिति याद रखिएगा, और विद्युत आवेग उत्पन्न करता है, यदि यही हृदय की धड़कन को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे प्राकृतिक पेसमेकर कहते हैं। और पेसमेकर अलग से कृत्रिम भी लगाया जाता है, जिनमें ये सही से काम जो है वो नहीं करता है। अगला प्रश्न 36 है कि एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्यतः जो रक्तचाप होता है, ब्लड प्रेशर होता है, वो कितना होता है? 80, 120 mmHg, या 100/60, या 120/80, या 140/90? तो आप क्या कहेंगे? सी वाला ऑप्शन जो देख रहे हैं, 120/80 mmHg, ये होता है सामान्य रक्तचाप की वैल्यू, जिसमें 120 जो होता है वो सिस्टोलिक होता है, और जो 80 होता है वो आपका डायस्टोलिक दाब जो है वो होता है। अगला प्रश्न नंबर 37 है कि रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर मापने के लिए कौन से यंत्र का उपयोग किया जाता है? स्टेथोस्कोप, स्फेग्नोमैनोमीटर, या फिर थर्मामीटर, या फिर ईसीजी मशीन? तो जब बात करते हैं ब्लड प्रेशर मापने को लेकर के, तो स्फेग्नोमैनोमीटर का नाम देखने को मिलता है, ऑप्शन बी वाला सही होगा। रक्तचाप जो है इसके द्वारा मापा जाता है। स्टेथोस्कोप तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर वगैरह हृदय की धड़कन सुनने के लिए इसका यूज जो है वो करते हैं, जिसको आला वगैरह भी जो है वो कहा जाता है। अगला प्रश्न 38 है कि हृदय की विद्युत गतिविधि, इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, इसका रिकॉर्ड बनाने के लिए कौन सी जांच की जाती है? ईईजी कहते हैं, ईसीजी कहते हैं, एमआरआई कहते हैं, या अल्ट्रासाउंड? हृदय की विद्युत गतिविधि को लेकर के तो आंसर की बात करते हैं, आंसर हो जाएगा बी वाला, यानी ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हृदय की विद्युत गतिविधि का ग्राफिकल रिकॉर्ड होता है, और ये हृदय के रोगों का पता लगाने में जो है ये आपका उपयोगी है। फुल फॉर्म भी कई बार पूछ ली जाती है ना, इसीलिए आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए। 39 क्वेश्चन है लसिका, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऑक्सीजन ले जाना, रक्त का थक्का जमाना, या फिर इम्यूनिटी प्रदान करना यानी संक्रमण से बचाना, या यूरिया का निर्माण करना? तो लसिका का मेन काम क्या होता है? लसिका का मेन काम होता है इम्यूनिटी प्रदान करना, संक्रमण से बचाना। लसिका में WBC अधिक होते हैं जो शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। ये छोटी आंत में वसा के अवशोषण में भी हेल्प करते हैं, तो इम्यूनिटी प्रदान करना लसिका जो है वो सही हो जाएगा, ताकि संक्रमण से बचाया जा सके। 40 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग है वो एक्सक्रीटरी जो ऑर्गन है वो इनमें से कौन सा है? त्वचा, यकृत, फेफड़े, या फिर वृक्क? बताइए कौन सा सही होगा। अच्छा, कुछ लोग का एक ये भी कमेंट देखने को मिल रहा था कि सिलेबस तो चेंज होने को लेकर के लगातार न्यूज़ में बात हो रही है,
तो फिर ये चीज़ें पढ़ना सही है कि नहीं। तो आपने अगर देखा होगा सिलेबस में जो बात हो रही थी वो टीजीटी पीजीटी को लेकर के हो रही थी, जिसमें बात हो रहा था कि स्पेसिफिक जो आपका 90 नंबर का जो पोर्शन है वो देखने को मिलेगा, बाकी 30 नंबर का जीके जीएस जो है वो आपका देखने को मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें जो आप पढ़ रहे हैं तो जीके जीएस में वैसे भी आनी है, तो अगर वैसा कुछ सिलेबस होता है तो जाहिर सी बात है ये चीज़ें तब भी पढ़नी पड़ेंगी। जो जनरल साइंस है वो जीके जीएस में भी आता है और बाकी सारे सिलेबस में तो आता ही आता है, तो ये चीज़ें वैसे भी कहीं ख़राब नहीं जाएंगी, पढ़ना जो है आपके लिए कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं होगी। बाकी सिलेबस में अगर चीज़ें अगर बात करें हटने को लेकर, जैसे केवीएस का सिलेबस आपने देखा था, तो जैसे सीडीपी हटा दिया, ऐसी चीज़ें होने की संभावना हो सकती हैं, पर जनरल जीके या स्टैटिस जीके इस तरीके की चीज़ें कभी सिलेबस से नहीं हटती हैं, तो उसको लेकर के आप अपना तैयारी करते रह सकते हैं। जैसे केवीएस का आपने देखा होगा, तो जो कंपटीशन लेवल वाला आजकल सिलेबस चल रहा है वैसा सिलेबस को जो है प्राथमिकता दी जा रही है, तो संभावना है अगर बदलाव होता है सुपर टेट में भी आगे चल के तो वैसी चीज़ें आ सकती है। तो इस तरीके की चीज़ें आप पढ़ना कंटिन्यू रखिए, सीडीपी वगैरह को अभी थोड़ा सा होल्ड रखिए, और जैसे आपका सोशल साइंस हो गया, ये सारी चीज़ें आप नॉर्मली पढ़ सकते हैं। तो मानव शरीर के सबसे प्रमुख उत्सर्जन अंग की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका वृक्क यानी कि किडनी। तो मानव का मुख्य उत्सर्जन अंग क्या है? वृक्क है, किडनी है। ये रक्त को शुद्ध करके मूत्र का निर्माण जो है वो करता है। अगला है 41 नंबर प्रश्न की मानव वृक्क यानी किडनी, इसका आकार कैसा होता है? गोल होता है, राजमा के समान होता है, त्रिकोणीय होता है, शंक्वाकार? तो ये हमने आपको बताया था कि ये आपका राजमा के समान जो है ये होता है। आपका बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। वृक्क का आकार राजमा के बीज के समान होता है, लंबाई इसकी 10 से 12 सेंटीमीटर जो है वो होती है। अगला है प्रश्न आपका कि वृक्क की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। न्यूरॉन है या फिर आपके एल्वेओली है, नेफ्रॉन है, विली है, कौन सा सही होगा? तो वृक्क की संरचनात्मक इकाई आपकी नेफ्रॉन होती है। नेफ्रॉन वृक्क की क्रियात्मक इकाई है और यहीं पर रक्त छानने और मूत्र निर्माण का कार्य होता है। अगला प्रश्न नंबर 43 है कि जो प्रत्येक वृक्क होता है, किडनी होती है, इसमें नेफ्रॉन की संख्या लगभग कितनी होती है? 1 लाख होती है, 5 लाख होती है, 10 लाख होती है या फिर 50 लाख होती है? तो प्रत्येक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या आपकी 10 लाख होती है, जिसको हम 1 मिलियन कहेंगे। तो एक वृक्क में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन होते हैं, दोनों वृक्कों में मिलाकर के इनकी संख्या 20 लाख जो है वो होती है। अगला है कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया का पहला चरण जिसे हम कहते हैं निस्यंदन, जिसको हम कहते हैं फिल्ट्रेशन, तो नेफ्रॉन के कौन से भाग में होता है? हेलने का लूप या मालपीगी पिंड या फिर पीसीटी या फिर डीसीटी? ये सारे चरण आपको चित्र के जरिए मैंने आपको दिखाए थे कि कहाँ कहाँ से होकर के जाते हैं। तो मालपीगी पिंड आपका यहाँ पर सही होगा। रक्त का निस्यंदन मालपीगी पिंड, ग्लोमेरुलस और बोमन कैप्सूल में होता है, और यहाँ पर पानी, लवण, यूरिया आदि छनकर बोमन कैप्सूल में आ जाता है, जहाँ पर मैंने बताया था कि जो मुख्य चीज़ें होती हैं जैसे प्रोटीन वगैरह या आरबीसी वगैरह वो नहीं छनती हैं, क्योंकि अगर आरबीसी भी छन जाएगा तो फिर आपको बीमारी हो जाएगी। जहाँ पर हमने बताया था कि यूरिन वगैरह जो पास कर रहे हो उसमें ब्लड आने की संभावना रहेंगी, फिर वो कहते हैं कि किडनी की दिक्कत हो रही है। तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 45 कि मूत्र निर्माण के दौरान ग्लूकोज और उपयोगी लवणों का पुनः अवशोषण जो होता है वो कहाँ पर होता है? मालपीगी पिंड, प्रॉक्सिमल संवाही नलिका यानी पीसीटी, या संग्रह वाहिनी या फिर मूत्र वाहिनी? कौन सा सही होगा? आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी प्रॉक्सिमल संवाही नलिका। उपयोगी पदार्थों का अधिकांश पुनः अवशोषण पीसीटी जो है उसमें होता है, और इससे उपयोगी तत्व वापस रक्त में जो है वो मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 46 है कि जो एडीएच होता है जिसको हम कहते हैं एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसका मुख्य कार्य क्या होता है? रक्तचाप को कम करना, मूत्र में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना, यूरिया का निर्माण करना, या रक्त में शर्करा को नियंत्रित करना? आंसर हो जाएगा आपका मूत्र में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाना। एडीएच का स्राव पीयूष ग्रंथि से होता है, जल के पुनः अवशोषण को नियंत्रित करता है, इसकी कमी से मूत्र पतला और अधिक मात्रा में जो है वो बनता है। 47 क्वेश्चन आपका है कि सामान्य मानव मूत्र में अगर बात करते हैं पानी के परसेंटेज को लेकर तो लगभग कितना होता है? 80%, 90, 95 या 99? ये अगर आप टॉपिक वाइज जो हैंडरिटन नोट्स कराए ना, ये पार्ट 2 वाला, अगर उसको देख करके आए, उसको चीज़ें रद्द करके आए, पढ़ करके आए, समझ करके आए, तो ये क्वेश्चन करने में आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि सारी चीज़ें उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। आंसर हो जाएगा 95%। मानव मूत्र में लगभग 95% पानी होता है, इसमें 2% यूरिया और 1.5% लवण जो है वो होता है। अच्छा, करंट अफेयर जो है वो हमने 31 जुलाई 2026 वाली आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दी थी, उसको भी आप साथ साथ में थोड़ा थोड़ा पढ़ते चलिएगा। हम कोशिश ये कर रहे हैं एक साथ करंट अफेयर ना करके थोड़ी थोड़ी जो इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी बिल वगैरह पास हुआ है एंटी पेपर लीक वाला, उससे रिलेटेड करंट अफेयर बनी है, तो वो आप पीडीएफ वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर हमने भेज दी थी, और सारे जितने भी इसके स्क्रीनशॉट थे वो हमने व्हाट्सएप ग्रुप पर भी भेज दिए थे।
48 प्रश्न है, मनुष्य के मूत्र का मुख्य जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट होता है पदार्थ वो कौन सा है? यूरिक अम्ल है, अमोनिया है, यूरिया है या क्रेटिनिन है? तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो यूरिया आपका सही होगा। मनुष्य में प्रोटीन के विघटन से यकृत में यूरिया का निर्माण होता है और यही मनुष्य का मुख्य उत्सर्जी पदार्थ जो है वो होता है। अगला 49 प्रश्न है कि गुर्दे की पथरी की अगर बात करें, किडनी स्टोन की बात करें तो किस रासायनिक यौगिक की बनी होती है? सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्जेलेट या पोटेशियम सल्फेट? तो ये कई बार बता चुके हैं आपको कि ये आपकी कैल्शियम ऑक्जेलेट की जो है वो बनी होती है और गुर्दे की पथरी मुख्य रूप से कैल्शियम ऑक्जेलेट के क्रिस्टल होते हैं। ये वृक्क या मूत्रवाहिनी में बन सकती है। इसमें हमने बताया था कि आपका डायरेक्ट किडनी में भी बनती है और किडनी से निकलकर यूरेटर वगैरह में भी फंस जाती है, ये भी देखने को मिलता है। और इसके दूरी मतलब इसको अगर किडनी वगैरह किसी को है तो जो सिट्रस वाली चीज़ें होती हैं जैसे नींबू पानी वगैरह वो ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अगला है, रक्त में यूरिया की मात्रा अधिक हो जाने की गंभीर स्थिति को क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं, नेफ्राइटिस कहते हैं, यूरीमिया कहते हैं, ल्यूकेमिया कहते हैं? कौन सा सही होगा? रक्त में अगर यूरिया की मात्रा अधिक हो जाएगी तो उस स्थिति को हम यूरेमिया कहते हैं। जब रक्त ठीक से कार्य नहीं करता है तो रक्त में यूरिया बढ़ जाता है और इसे हम कहते हैं यूरेमिया। इस स्थिति में डायलिसिस की आवश्यकता जो है वो पड़ती है। मैंने आपको चित्र दिखाया था डायलिसिस में कि एक तरफ से आपका जो अशुद्ध रुधिर है वो जाता है, वो मशीन के थ्रू छन करके वापस से जो है शुद्ध रुधिर आपके शरीर में भेजा जाता है। मतलब जो किडनी का काम होता है वो मैनुअली किया जाता है मशीनों से। अगला, जब वृक्क काम करना बंद कर देता है तो अपशिष्ट पदार्थों को कृत्रिम रूप से निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पेसमेकर, डायलिसिस, ईसीजी या कीमोथेरेपी? तो मैंने अभी बताया ये आपको डायलिसिस ही कहते हैं। इस प्रक्रिया को हीमोडायलिसिस कहते हैं और इसमें कृत्रिम वृक्क यानी डायलाइजर जो है इसका यूज जो है वो किया जाता है। अगला प्रश्न 52 है कि जो केचुए होते हैं उनका मुख्य उत्सर्जी अंग कौन सा होता है? ज्वाला कोशिकाएं हैं, नेफ्रेडिया है, मेलपीगियन नलिकाएं हैं या फिर फेफड़े? और जो भी लोग टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हो अवश्य जुड़ जाइएगा। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक आपको मिल जाएगी ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ हो आप तक पहुंचती रहे। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका नेफ्रीडिया। एनिडा संघ के जीव जो जैसे कि केचुआ हो गया, इसमें नेफ्रीडिया द्वारा उत्सर्जन होता है। ज्वाला जो कोशिकाएं हैं वो चपटे कृमियों में जो है वो देखने को मिलती हैं। अगला है 53 क्वेश्चन की जो कीट होते हैं जैसे कॉकरोच हो गया, टिड्डा हो गया, इनमें उत्सर्जन किस अंग के माध्यम से होता है? वृक्क से होता है, नेफ्रीडिया से होता है, मेलपीगियन नलिकाएं या फिर त्वचा से होता है? कीटों में उत्सर्जन किस अंग के माध्यम से होता है? आंसर हो जाएगा आपका मेलपीगियन नलिकाएं। कीटों में उत्सर्जन के लिए मेलपीगियन नलिकाएं होती हैं और ये यूरिक अम्ल का उत्सर्जन करती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न 54 है कि पक्षी और सरीसृप ये अपने नाइट्रोजनी अपशिष्ट को किस रूप में निकालते हैं? जब बात होती पक्षी और सरीसृप को लेकर तो यूरिया है, अमोनिया है, यूरिक अम्ल है या अमीनो अम्ल है? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर यूरिक अम्ल, यूरिक एसिड सही होगा। पक्षी और सरीसृप यूरिकोटैलिक होते हैं और ये जल बचाने के लिए यूरिक अम्ल का उत्सर्जन जो है वो करते हैं। तो आंसर हो जाएगा यूरिक एसिड, पक्षी और सरीसृप की जब बात होगी। 55 प्रश्न है आपका, मछलियों का जो मुख्य नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल या फिर नाइट्रोजन गैस? तो मछलियों का मुख्य नाइट्रोजनी जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो अमोनिया होता है। अधिकांश जो जलीय जीव हैं जैसे मछलियाँ ये आपकी अमोनोटैलिक होती हैं, वे अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं जिसके लिए अधिक जल की आवश्यकता होती है। इनको अधिक जल की आवश्यकता होती है और जो अभी देखा था इससे पहले वाले उनको कम जल की आवश्यकता होती है। तो ये आपका हो जाएगा अमोनिया। तो यूरिक एसिड वाला भी ध्यान रखिएगा, पक्षी और सरीसृप, और मछलियों का भी ध्यान रखिएगा कि जब बात होती है तो अमोनिया। अगला है, मानव शरीर में जो त्वचा होती है वो किस अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन करती है? केवल यूरिया, पसीने के माध्यम से जल और लवण, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया? कौन सा सही होगा? आंसर की बात करेंगे तो आंसर हो जाएगा पसीने के माध्यम से जल और लवण। पसीने, त्वचा जो होती है ना, पसीने के द्वारा जल, लवण और थोड़ी मात्रा में यूरिया का उत्सर्जन करती है। ये शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करने का काम करती है। अगला है 57 क्वेश्चन कि सामान्य मानव मूत्र का जो पीएच वैल्यू होती है वो लगभग कितनी होती है? 4, 6, 7.4 या 8.5? अभी जो क्वेश्चन स्टार्टिंग में आया था ना वो ब्लड का पूछा गया था पीएच वैल्यू, यहाँ पर मानव मूत्र का पूछा गया है तो दोनों अलग अलग हैं। तो ये आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। मानव मूत्र की प्रकृति जो होती है वो हल्की अम्लीय होती है और इसका पीएच होता है लगभग 6। रक्त का पीएच कितना होता है? 7.4। यही क्वेश्चन पहले आया था कि रक्त का पूछा जाएगा तो 7.4 और मानव मूत्र तो लगभग 6। 58 है प्रश्न कि मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक कौन सी नली ले जाती है? मूत्र मार्ग, संग्रह वाहिनी, मूत्र वाहिनी या फिर धमनी? कौन सा सही होगा? अब इसका थर्ड पार्ट, आखिरी पार्ट और आएगा जिसमें हमने वो वाला जो चैप्टर स्वच्छता वाला था वो भी कवर कर दिया था, उसके क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे। सिलेबस में आपको दिखा भी देते हैं। ये स्वच्छता और पोषण वाला जो आप देख रहे हैं टॉपिक,
ये वाले पर क्वेश्चन थर्ड पार्ट में कवर हो जाएंगे। तो ये वाला तो जो बचा है वो भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। फिर आगे आने वाले में जो थ्योरी होगी वो पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन की होगी। तो आंसर की बात करते हैं, मूत्र को वृक्क से मूत्राशय तक कौन सी नली ले जाती है? तो आंसर हो जाएगा मूत्रवाहिनी, यूरेटर। वृक्क में बना मूत्र मूत्रवाहिनी यूरेटर के द्वारा मूत्राशय में पहुंचता है, मूत्राशय में ये अस्थायी रूप से जमा होता है। नेफ्रॉन के अंतर्गत डिस्टल संवाही नलिका डीसीटी में मुख्य रूप से कौन सी प्रक्रिया जो है वो होती है? केवल निस्यंदन होती है या श्रवण होती है, रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है या हीमोग्लोबिन का टूटना? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आंसर हो जाएगा आपका श्रवण। डीसीटी में हानिकारक पदार्थ H+, K+, अमोनिया ये रक्त से नलिका में स्रावित यानी सेक्रेशन किए जाते हैं और ये मूत्र निर्माण का अंतिम चरण जो है वो होता है। 60 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है मानव शरीर का प्राकृतिक फिल्टर, नेचुरल फिल्टर जो है वो किसे कहा जाता है? बताइए, यकृत, हृदय, वृक्क या फिर प्लीहा? कौन सा सही होगा? जो भी चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाइएगा, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक के अलावा उस पर ऑल पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आंसर की बात करते हैं इन सभी ऑप्शन में से, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी वृक्क यानी किडनी। तो वृक्क को शरीर का प्राकृतिक फिल्टर कहा जाता है क्योंकि ये रक्त में से हानिकारक पदार्थों को छान करके अलग करता है। अगला प्रश्न 61 है कि अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य शरीर के कौन से अंग में होता है? वृक्क, यकृत, अमाशय या फिर अग्नाशय? अमोनिया को यूरिया में बदलने का कार्य। आंसर की बात करते हैं, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा क्योंकि इसके बाद वाला क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे। तो यकृत सही होगा। अत्यधिक जो विषैली अमोनिया होती है ना उसको कम विषैली यूरिया में बदलने का कार्य यकृत करता है, लीवर करता है। इसके बाद यूरिया जो है रक्त के द्वारा वृक्क तक पहुंचती है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जरूर याद रखिएगा। तो इसी के साथ हमारे सारे क्वेश्चन हुए समाप्त। एक प्रश्न आपके लिए भी जिसका आंसर बताना है आपको वीडियो के मेन कमेंट में, और प्रश्न आपका है इस आंसर प्रश्न का आंसर कमेंट बताना। प्रश्न आपका है, फेफड़ों से शुद्ध जो ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसको हृदय तक लाने का कार्य कौन सी रक्तवाहिका करती है? ए ऑप्शन है फुफ्फुसी धमनी, बी ऑप्शन है महाधमनी, सी ऑप्शन है फुफ्फुसी सिरा और डी ऑप्शन है महासिरा। ये चीज़ अच्छी है कि जो भी हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं कमेंट में लोग ट्राई करते हैं, और बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब चीज़ें आप ट्राई करेंगे तभी सही गलत की जानकारी आपको जो है वो होती है कि आप कितना जो है वो पढ़ पा रहे हैं। तो अपना आंसर 62 का कौन सा सही होगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक यानी इस टॉपिक के जो प्रश्न हैं वो होते हैं समाप्त। जो तीसरा पार्ट आएगा उसमें दो चीज़ें आपकी कवर होंगी, एक तो इसका जो रह गया भाग वो, और इसके आगे वाला जो टॉपिक है वो भी, क्योंकि बाद वाला टॉपिक में विटामिन, रोग, यही सारी चीज़ें हैं। तो थर्ड वाले पार्ट में बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम जो है वो कवर करा देंगे। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा, अच्छा सा कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके अवश्य जुड़ जाइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, वीडियो लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।